गोल्ड और सिल्वर में निवेश से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड और सिल्वर के भाव को लेकर के सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। उससे पहले गोल्ड को लेकर के आई कुछ खबरें हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका में हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि गोल्ड के भाव में रिकॉर्ड तेजी के बावजूद इसकी मांग में बढ़ोतरी बनी रह सकती है और मांग बढ़ने की वजह से आगे चलकर कीमतों में और ज़्यादा तेजी की संभावना है। रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, ताइवान में भूकंप और चीन में आर्थिक सुस्ती की वजह से सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सर, सोने के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, क्या इस भाव पर भी अभी और डिमांड बढ़ने की संभावना लग रही है या आपको एक करेक्शन ड्यू लग रहा है? नमस्कार विपुल जी। डेफिनेटली देखिए, सोना एक ऐसी चीज है कि इंडिया में बताना नहीं पड़ता है कि हमें सोना लेना है। हम सोने को कंज्यूम करते हैं, कोई भी तीज त्योहार हो, गिफ्टिंग हो, तो सोना हमारा हम सबसे पहले प्रेफर रहता है। दूसरी एक चीज है कि जब भी सोने में गिरावट होती है तो जनरली आदमी अवॉइड करता है लेने में, लेकिन सोने में एक ऐसी चीज है जब भाव बढ़ता है तो लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ता है। तो पहला चीज है, सोने का रुझान है वो कंटिन्यू रहेगा, नो डाउट। हमने भी जैसे ईयर एंड का टारगेट या दिवाली तक का 70,000 का टारगेट रखा था, बट ये उम्मीद नहीं थी कि मार्च मंथ और अप्रैल के पहले 4 से 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी तेजी आ जाएगी। डेफिनेटली जो एनवायरमेंट बना था, जियो पॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, इंटरेस्ट रेट, ये सब फैक्टर थे जो बड़ी तेजी है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में तेजी तो आगे कंटिन्यू रहेगी, जो इंटरनेशनल में 23,000-2400 डॉलर तक ईयर एंड तक दिखा दे, डोमेस्टिक मार्केट में वापस 72, 72.5 का लेवल दिखा दे। बट करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि एक साथ अगर हम देखें तो 6 महीनों के अंदर लगभग $500 की तेजी आ चुकी है। डोमेस्टिक मार्केट में लगभग हमने 9 से 10 हजार रुपए की तेजी देख चुके हैं। तो मुझे लगता है प्राइजेस में एक थोड़ा कूल ऑफ आना चाहिए, जो डाउन साइड में वापस एक बार 65, 65.5 तक का लेवल मिले तो वो फ्रेश एंट्री के लिए बेटर रहेगा। चाहे आप निवेश के लिए ले रहे हो, चाहे कंजम्पशन के लिए ले रहे हो, इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा रुकना चाहिए। बट हाँ, जून के बाद जैसे जैसे रेट कट होगी तेजी वापस चालू हो जाएगी, बट साल भर ये तेजी कंटिन्यू चलेगी। जी। इधर वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की सोने में खरीद का सिलसिला लगातार बरकरार है। फरवरी के दौरान केंद्रीय बैंक लगातार 9वें महीने सोने के खरीदार बने हैं। हालांकि जनवरी के मुकाबले फरवरी में खरीद कुछ कम जरूर रही है। फरवरी के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नेट 19 टन सोने की खरीद की है। इससे पहले जनवरी में नेट 45 टन की खरीद की थी। 2024 के शुरुआती 2 महीनों में केंद्रीय बैंकों ने 64 टन सोना खरीद चुके हैं। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई लगातार दूसरे महीने में सोने का खरीदार रहा है। फरवरी में आरबीआई ने 6 टन सोने की खरीद की है और रिजर्व बैंक की कुल गोल्ड होल्डिंग बढ़कर के अब 817 टन हो गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि 2022 और 2023 में केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद में जैसी बढ़ोतरी दिखी है, वैसा ही ट्रेंड 2024 में भी बना रह सकता है। अजय जी, 2 साल से केंद्रीय बैंक लगातार हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े बायर बने हुए हैं और इस साल भी अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। क्या केंद्रीय बैंकों की खरीद का ये ट्रेंड आगे भी ऐसे ही बना रहेगा, जिस तरह की अनसर्टेनिटी हम देख रहे हैं दुनिया भर में देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2024 में भी ये ट्रेंड था, 23 में भी था और 22 में भी था। कंटिन्यू पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग कर रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे चाइना ने करीबन 12 टन, कजाकिस्तान ने 6 टन, इंडिया ने 6 टन। तो ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल बैंक इसको बाइंग कर रहे हैं। इसके 2-3 कारण, एक तो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है जिसका एक है, सेकेंडली करेंसी कंटिन्यू ड्रॉप हो रही है और डी डॉलराइजेशन की वजह से काफी सेंट्रल बैंक से अपने आप को सिक्योर्ड बनाने के लिए डॉलर से निकल के, डॉलर का रिजर्व कम करके गोल्ड की तरफ बढ़ रही है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू है और जब भी सेंट्रल बैंक ऐसी बाइंग एक्टिविटी करती है तो ये लंबे समय तक चलती है। तो मुझे लगता है 2024 में भी ये ट्रेंड हम देखेंगे कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक अपने अपने गोल्ड रिजर्व्स कंटिन्यू बढ़ा रही है, उसका भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिमांड तो हम देख ही रहे हैं, बट सेंट्रल बैंक की जब बाइंग आती है तो मुझे लगता है कि ये एक परपेचुअली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाता है। जी। इस बीच सोने की कीमतों में आए उछाल के बाद सोने के आयात में भारी गिरावट की आशंका बताई जा रही है। फरवरी की तुलना में मार्च के महीने में भारत का गोल्ड इंपोर्ट 90% से ज़्यादा लुढ़क सकता है। कोरोना महामारी के बाद सोने का आयात अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों के मुताबिक मार्च के महीने में मासिक आधार पर सोने का इंपोर्ट घटकर 10 से 11 टन रह सकता है, जबकि फरवरी में सोने का इंपोर्ट 110 टन दर्ज किया गया था। फेडरल रिजर्व इस साल ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद में इस महीने की शुरुआत में सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। सर, ये जो सोने के इंपोर्ट में कमी देखने को मिल रही है, क्या इसका असर कीमतों पर भी देखने को मिलेगा या आपको लगता है कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा?
देखिए सोने की जो इंपोर्ट है उसमें एज ऑफ नाउ थोड़ा एक सेंटिमेंटल हम बोल सकते हैं कि डिमांड की वजह से, क्योंकि अचानक से जो भाव बढ़ा है। लेकिन आप समझिए कि पिछले 10 सालों में एक डिमांड का जो सिनेरियो दो भाग में बढ़ गया है। एक है कि कंजम्पशन डिमांड और एक है इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो कंजम्पशन डिमांड पहले हम देखते थे कि 10 साल पहले एक ही चीज होती थी, चाहे शादी ब्याह लेना है चाहे निवेश करना है, हमको फिजिकल गोल्ड ही लेना है। लेकिन 2014 में हमने देखा गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और समझ के गोल्ड बॉन्ड जारी किया, ईटीएफ लॉन्च कर दिए। तो इसकी वजह से डिमांड में थोड़ा सा डाइवर्शन आए हैं। जिनको निवेश के लिए बाय करना है वो अब ईटीएफ की तरफ रुख करने लग गए हैं। गोल्ड बॉन्ड में आप देखिए कि बैक टू बैक जो ट्रेंच आ रहे हैं उनमें अच्छा पार्टिसिपेशन बना हुआ है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट डिमांड चले गई है। लेकिन जो कंजम्पशन डिमांड है वो अभी भी चालू है। लेकिन कंजम्पशन डिमांड कभी भी भाव को देखकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो एकाएक जो हमने पिछले 40 दिन में जो बड़ी तेजी देखी, इसकी वजह से माना जा रहा है कि मार्केट में ओल्ड गोल्ड, क्योंकि जब हम कंजम्पशन डिमांड की बात करते हैं तो शादी ब्याह में ज्यादा करके यूज होता है। तो हम देखते हैं कि जो बजट होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है ऐसे टाइम पे। तो ओल्ड गोल्ड जो पुराना सोना घरों में पड़ा रहता है वो ये टाइम पे बाहर आ जाता है। तो टाइमिंग हो सकता है कि अगर हम मार्च के फिगर या अप्रैल के फिगर देखें उसमें थोड़ी कमी दिखे। बट इन ऑल इंडिया सोने को पसंद जरूर करता है। तो थोड़ी भी गिरावट आएगी तो बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। ठीक। सर यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अगर गोल्ड को लेकर के बहुत सारे लोग जो ये वेट कर रहे थे कि थोड़ा नीचे आए तब खरीदें, थोड़ा नीचे आए तब खरीदें, उन लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा भाव ऊपर दिखाई दे रहा है। अब लोग समझना चाह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है या एक बार के लिए वेट करें, हो सकता है भाव थोड़ा नीचे मिलता हुआ दिखाई दे। अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए गोल्ड को लेकर? देखिए विपुल जी, सोने को लेने का कोई ऐसा फिक्स समय नहीं होता है। बिकॉज सोना जिस ढंग से हमने पिछले 2-3 सालों में देखा था कि एनवायरमेंट जो बन रहा था, सेंट्रल बैंक की बाइंग हो गई, डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट है, तो ये संकेत तो दे ही रहा था। तो मुझे लगता है अभी भी कोई रैली मिस नहीं हुई है। 2-3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला है, जैसे हम इक्विटी मार्केट में एसआईपी करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, वैसे ही आप गोल्ड में मंथली निवेश कर सकते हैं। इससे होगा क्या, मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं वो आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो मुझे लगता है अभी भी गोल्ड में कोई ज्यादा बड़ा फॉल नहीं देख रहा हूं मैं। बट हाँ, अगर 65 के करीब मिलता है तो एक फ्रेश बाइंग के लिए अच्छा मौका रहेगा। बट उसको वेट नहीं करना चाहिए। अगर 65 आएगा तो ही मैं लूंगा। तो इसके अंदर आप एसआईपी के द्वारा छोटा छोटा निवेश करके चल सकते हैं। दूसरा है कि आप गोल्ड बॉन्ड है या गोल्ड ईटीएफ, उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। एंड लास्ट मुझे लगता है कि जिनकी रैली गोल्ड से मिस हो गई है, तो एक कहावत भी है कि सिल्वर इज पुअर्स मैन गोल्ड, मतलब गरीबों का सोना होता है चांदी। और जिस ढंग से सोने में जो तेजी आई है वो अब तक चांदी में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तो जो लोग गोल्ड की रैली मिस कर गए हैं वो उनके लिए अभी भी चांदी बाकी है। बिल्कुल सर, लेकिन आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे, खाली इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो लोग पैसे लगाना चाहते हैं, निश्चित रूप से जिनके यहाँ शादी है और जो हमारे यहाँ शुभ माना जाता है सोना, वो लोग तो किसी भी भाव पे भले ही थोड़ा खरीदें ज़्यादा खरीदें अपनी क्षमता अनुसार खरीदते रहते हैं। कौन सा तरीका ज़्यादा आपको सही लगता है, ईटीएफ के ज़रिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ज़रिए, या फिर फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए? आप कौन सा तरीका सबसे अच्छा मानते हैं और कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए बाकी सारे सोने में निवेश के जितने प्रकार हैं उसको देखा जाए तो? देखिए 4 तरीके से आप गोल्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं जितने भी वीसीपी होता है, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट, जिसको सुना रहे हो, कैसे कैसे ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल पे आऊंगा कि कितना बाइंग करना चाहिए। देखिए मैं कभी ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप सारा पैसा सोने में डालिए या सारा पैसा इक्विटी में डालिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कीजिए। हाँ, पहले हम मानते थे कि 6 से 7% खाली सोने में निवेश करना चाहिए। बट आप देखिए पिछले 10-12 सालों में सोने की प्रॉपर्टी चेंज हुई है। हम जब निवेश करते हैं तो हम रिटर्न देखते हैं कि ऐसा कोई एसेट क्लास है जहां पे मुझे डबल डिजिट रिटर्न मिले। तो सोने में पिछले कंसिस्टेंटली अगर आप एवरेज निकाल के देखोगे तो डबल डिजिट रिटर्न मिल रहा है। इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है जो पहले 6-7% बताया जाता था वो मुझे लगता है कि बढ़ा देना चाहिए। 15 से 18%, या अगर एग्रेसिव बात करें तो 20% तक भी आप निवेश कर सकते हो सोने में। अब आ जाते हैं हम किस तरीके सोने में हम निवेश करें। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपको फिजिकल बाय क्यों करना है। क्या घर में शादी है या बच्ची के लिए आप ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप गोल्ड फिजिकल में लीजिए। अदरवाइज सबसे पहला तरीका है गोल्ड सोनियर बॉन्ड। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा विकल्प लाया है जहां पे हमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, मेकिंग चार्जेस भी बचती है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप गोल्ड के बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं
तो यहाँ पे मुझे लगता है गोल्ड का भाव भी आपको बेनिफिट मिलता है, प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट भी मिलता है। इसके बाद आ जाता है जो हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखते हैं कि गोल्ड के ईटीएफ्स आ चुके हैं, काफी म्यूचुअल फंड से जो इसका सपोर्ट देते हैं। तो जैसे आप म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, वैसे गोल्ड का ईटीएफ्स में आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल मार्केट में तो डेफिनेटली ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन के रूप में रखते हैं। कुछ ज्वेलर्स है जो ऑप्शन, जो एक्सचेंज के ऊपर डेरिवेटिव प्रोडक्ट आ गए एक्सचेंज, उधर भी हम डिलीवरी ले सकते हैं ऑप्शन के जरिए भी। सपोज कीजिए हम आज 70,000 का भाव है, आपको 66 में लेना है, तो 66 का आप पुट बेच दीजिए, नीचे आएगा तो आप एक्सचेंज से भी डिलीवरी ले सकते हैं। बट वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, या जो ट्रेडर्स है या बड़े ज्वेलर्स है उनके लिए होता है। तो इस तरीके से आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस है गोल्ड बॉन्ड, देन गोल्ड ईटीएफ, देन फिजिकल गोल्ड अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। जी, तो आपको, हमारे तमाम दर्शकों को वो तमाम विकल्प बता दिए गए हैं और इस आधार पर आप सोने में निवेश कर सकते हैं। और केड़े साहब का मानना है एक मुश्त भले पैसा न लगाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर महीने जो है आप गोल्ड के अंदर रखें। हाँ, फीसद के लिहाज से देखा जाए, जो पहले 7-8%, 9% की बात होती थी, उसको अब बढ़ा देना चाहिए। जिस तरह के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, 14% के आसपास आपके कुल निवेश का सोने में निवेश होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब सोने के बाद जरा चांदी का भी जिक्र कर लेते हैं। चांदी का भाव भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। घरेलू बाजार में कीमतें 80,000 रुपये के करीब हैं। चांदी की निवेश और इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस साल दुनिया भर में चांदी की खपत बढ़ने का अनुमान है, जिसकी वजह से कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। सर, क्या वो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि चांदी में तेज़ी आनी चाहिए? और चांदी में, जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि उस तरह की रैली नहीं मिली, देखने को मिली जैसे कि गोल्ड में, और ये पिछले 1-2 साल से हो रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्या इस साल से क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ प्रमुख कारण है इसकी वजह से आपको लगता है कि तेज़ी आ सकती है? देखिए मुझे चांदी को भी सोने का ही तर्ज मिला हुआ है। हम जब भी बात करते हैं हम सोने चांदी करके बात करते हैं, तो सोने का जो प्रॉपर्टीज है वो चांदी में भी मिलती है। बट चांदी में एक एड ऑन चीज है कि वो एक मेटल भी, बेस मेटल में भी काउंट होती है। आज हम देखते हैं 10 साल 12 साल पहले चांदी का यूसेज खाली फोटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा यूज होता था, उससे ज्यादा कोई बड़ा यूज नहीं होता था। लेकिन 10 सालों में चीजें काफी चेंज हुई है। आज हम 5G टेक्नोलॉजी के अंदर यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स बन रहे हैं, सोलर पैनल्स में, सभी टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे चांदी का यूज बढ़ने लग गया है। दूसरी ओर जो माइंस के आउटपुट है उनमें कमी आई है। और साथ में हमने देखा कि ईटीएफ, इससे पहले 2006-7 में जब आई शेयर के ईटीएफ लॉन्च हुए थे, तब इन्वेस्टमेंट निवेश की डिमांड चांदी में बढ़ी थी। तब हमने देखा था कि 2011 में हमने $50 का लेवल चांदी में छू दिया था। उसके बाद आज तक कभी चांदी चली नहीं है। तो एक बैरोमीटर जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो, हिस्टोरिकल है, 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये 30 के नीचे नहीं जाता, 80 के ऊपर नहीं जाता। बट कोविड की वजह से ये रेशियो 128 तक चले गया था, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बना हुआ था, कोविड भी बना था, जिसके चलते सोने में लोगों का रुझान ज्यादा था। अब ये रेशियो 90 से गिरकर 85 के करीब आ गई। और जब भी ये रेशियो गिरती है तो ये बताती है कि चांदी अंडर परफॉर्मिंग है। तो मुझे लगता है जिस ढंग से इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड चाइना से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सब बढ़ रही है, तो चांदी में मुझे लगता है एक काफी अच्छा स्कोप है। तो ईयर एंड तक तो मुझे लगता है 95 कंजर्वेटिवली मिल जाए, हो सकता है लाख रुपए का लेवल भी छू जाए। लेकिन अगले कई 1.5-2 साल का अगर कोई व्यू लेके चलता है, तो मुझे लगता है चांदी में इतनी ताकत है कि यहां से डबल भी हो सकती है। बट उसको 2 साल कम से कम लगेगा, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी चांदी का काफी ज्यादा बढ़ने लग गया है।